ओके। मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। किधर गया? ओके। हम कुछ एक दो चीजें जो है ग्रेविटी के इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज में से, अभी हम ग्रेविटी में है तो इसी किस्म के काम कोई मैग्नेटिज्म भी तो कायनात में करता होगा या वो वेला बैठा है? मैन, हाँ ठीक है, वो भी कर लेते हैं थोड़े से। हाँ यार इंटरेस्टिंग। जैसे मैं 1 मिनट पे 2-3 लाइटें। ओके। तो एक तो मैन मेड ग्रेविटी की रहेगी। मैन मेड ग्रेविटी को अदरवाइज जनरली कहते हैं माइक्रो ग्रेविटी। मतलब अब एक स्पेसशिप में चले गए और फर्ज करेंगे उस स्पेसशिप ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपकी ग्रेविटी बहुत ही कम है, जैसे हम कहते हैं मून और सन के दरमियान, लेकिन एक्चुअली देयर आर 5 डिफरेंट स्पॉट्स। हम अभी उनकी बात करने वाले। तो अब पानी पीने मुश्किल हो जाता है ना। अब कैसे पानी पियेंगे? मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले बच्चों के साथ जब ग्रेविटी की ना, कि अच्छा आप सोचे कि ग्रेविटी नहीं है, कम नहीं, कम वाला तो सवाल जरा डिफिकल्ट है। कम है तो आस्ता आस्ता ऑफ कोर्स आपकी जो है एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा। कुछ सालों के बाद आपका एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा क्योंकि इट विल फ्लाई अवे, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी मेजर में। इससे थोड़ी सी ज्यादा करो तो इंसान तकरीबन चूहा होगा, क्योंकि उसका वजन इतना हो जाएगा। नहीं समझे आप? अगर आपके पास ग्रेविटी का बटन हो ना, अल्लाह ताला दे दे के ग्रेविटी का बटन है, तो आप थोड़ी सी किसी दिन कम कर बैठे और सो जाएं, और फिर कोई सूर्य काफ वाला इश्यू हो जाए, 3 साल सोए रहे, तो पीछे जो फसलां बननी ने वो एडियां नहीं होनी ने, क्योंकि वो ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ा के सो गए थे आप। वो थोड़ी सी बढ़ाने से वो 100 kg टर्न्स इनटू मे बी लॉट ऑफ केजी। तो थोड़ी सी घटाएंगे तो हो सकता है कद तो बढ़ जाए, लेकिन 3-4 साल बाद the atmosphere will no longer be there because it's just holding it at the very right moment. और इसमें बिलियंथ पार्ट की जो भी है ना वेरिएशन that causes distortion. Sorry? I don't know, ये टाइम इसका तो नहीं है। मुझे नहीं पता इस टाइम कट में। अच्छा, तो फिर ये करना ये पड़ता है। उस केस में यानी चलें इधर बात डिस्कस कर लेते हैं। उस केस में फिर करना ये पड़ता है कि साइंटिस्ट किसी और साइंस के फिनोमिना को यूटिलाइज करते हैं, यानी उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब चीज को घुमाया जाए तो थिंग्स टेंड टू गो फार्दर। ठीक। असल में तो देखना न्यूटन का भी जो जवाब था ना, कि न्यूटन का सवाल ये नहीं था कि चांद क्यों मून क्यों गिर रहा है या एप्पल क्यों गिर रहा है। उसका सवाल ये था कि अगर वो गिर रहा है, कौन? एप्पल, तो मून क्यों नहीं गिर रहा? भाई अगर ग्रेविटी ने हर शय गिराना ही है तो फिर मून को भी गिरना चाहिए। Should take time, लेकिन it should fall down। ये क्वेश्चन था उसका असल में। तो फिर उसको जितना भी टाइम लगा उस के नतीजे में मीटियर की स्टडी से उसने किया। एक मीटियर आता होता था 70 साल के बाद, वो सारे साइंसदान जब आता है, तो जब वीनस गुजरता है तो सारे साइंसदान स्टडी करते हैं। ये 1770s में 1761 से 69 समथिंग एज के वीनस ने गुजरना था। तो एवरीबडी, जब साइंसदान 1700 में की बात हो रही है, तो मतलब सारे यूरोप में थे, मुस्लिम वर्ल्ड तो हैड काइंड ऑफ रिसीडेड। तो वीनस ने कुछ सूरज के एग्जैक्टली आगे से गुजरना था। तो दैट इज द टाइम दे वांट टू यूटिलाइज कि कितना टाइम लगता है ताकि सन की साइज पता चले और डिस्टेंस पता चले। तो ऐसे दौर गुजरे हैं। मसलन लैटिट्यूड को फाइंड करना बड़ा सौखा है, क्योंकि आप कितने हैं तो सूरज का उतना ही डिस्टेंस आ रहा है।
बल्कि आप देखेंगे तो आप छोटे से एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं थ्रू अ सिंपल क्लॉक कि आप किस लैटिट्यूड पे बैठे हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, एट व्हाट लैटिट्यूड यू आर। लेकिन लॉन्गिट्यूड फाइंड करना सौखा नहीं है, समझ गए? आप किस लॉन्गिट्यूड पे बैठे हैं ये फाइंड करना सौखा नहीं। लैटिट्यूड का तो आपका सन का एंगल ही बता रहा है ना, इन अ वे, समझ गए? लैटिट्यूड सन का एंगल ही बता रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड तो सन का एंगल नहीं बताता ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमारा जो टिल्ट है, तो लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए कि इंसान को ढेर सख्त मेहनत करनी पड़ी है। जिस तरह हम कल कर रहे थे ना कि अर्थ का ये सवाल कि आपकी उम्र कितनी है, तो न्यूटन के टाइम तक तो उम्र 7,000 ही थी, क्योंकि वो तो किताबों में, बाइबल में डिस्टॉर्शन लिखी हुई है। ठीक, तो डिस्टॉर्टेड बाइबल के वर्जन में उन्होंने लिखी हुई है उम्र के 6,700 साल है समथिंग। तो जैसे वो बिलीफ की वजह से आ रही थी, तो उनकी इतनी होगी, और 100,000 बहुत ज्यादा होते हैं तो इतनी होगी। लेकिन बाद में कैल्विन वगैरह आए, तो कैल्विन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चीजें तो स्पीड से ठंडी होती हैं, तो अगर ये था तो फिर इसको ठंडा होने में इतना टाइम तो लगना ही चाहिए। हीट तो इससे ज्यादा रेडिएट ही नहीं होती, क्योंकि हीट की रेडिएशन की रेट आपने कर दी। उसने फिर जो निकाली वो काइंड ऑफ इट वाज रोल 1 मिलियन प्लस थी। तो इस थ्योरी का एक नाम भी है कि चीजें बहुत इतनी स्लो हो रही हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली मालूम होती हैं। क्या इसका नाम है, लेट मी, मैंने सुबह, मुझे नाम याद था, हाँ, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, कि चीजें स्टैटिक मालूम होती है लेकिन होती नहीं है। ऑल दिस ग्रैंड फिनोमेना, हमारी नानी ने भी उसी स्टार को उधर ही देखा था, और नानी की नानी ने भी उधर ही देखा था। लेकिन एक्चुअली बात तो ये नहीं है कि वो स्टार की आपस की मूवमेंट, डिस्पाइट बीइंग दे आर गोइंग क्रेजी, ये भी तो बात है कि डिस्टेंस इतना है वो, जो कि डिस्पाइट बीइंग क्रेजी वो हमें उसमें जरा भी इंटर जेनरेशनल भी वो मूवमेंट नहीं है। तो इवन दिस इज क्रॉलिंग, दिस what they call speed of light is almost nothing, it's a snail pace। तो ये बात कहाँ से शुरू हो रही थी, हमने क्या डिस्कस कर रहे थे ये, हाँ, तो उसने फिर अल्टीमेट नतीजा ये निकला न्यूटन, आइंस्टाइन का, न्यूटन की बात करने, उसने कहा देखो ये असल में, मैं एंड पॉइंट बता रहा हूँ कि हर चीज सीधा ही जाने की कोशिश करती है, जिसको भी आप पुश करें, लेकिन ये सीधा जाती है तो इसको ये थोड़ा सा अंदर पुश कर लेता है, फिर ये सीधा ही जा रही है, फिर अंदर, इट इज हैपनिंग एवरी इंस्टेंटली, मैं जान तो बड़ा बता रहा हूँ। फिर ये सीधा जाता है, फिर ये थोड़ा सा पुश कर दे, फिर ये सीधा जाता है, फिर थोड़ा सा पुश कर दे, फिर ये सीधा जाता है, फिर थोड़ा सा पुश कर लेती है। तो इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मूव अवे। इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं है, वो अपने इनर्शिया की वजह से उसने सीधा ही जाना था, समझ आ गई? अगर थोड़ी सी ग्रेविटी ज्यादा होती तो इट विल टर्न, ठीक, और थोड़ी सी भी ग्रेविटी कम होती तो टर्न, ठीक, यानी बेशक थोड़ी सी इसको बेंड कर देता, लेकिन इसने ऐसे निकल जाना था, ठीक। अब इसका मतलब है इसके पास ये चॉइस है कि ये इधर आ गया है, लेकिन ये सिर्फ एक चॉइस नहीं, सॉरी मैंने बहुत थोड़ा बना दी, इधर आ गया। दिस चॉइस वाज एक्चुअली, यानी इसमें एक थोड़ी सी बैंडविड्थ या विड्थ बन जाता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये भी इधर भी ये फ्लो कर सकता था, और थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता तो फिर भी ये उसे खींच लेता है। यानी इसकी जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो इस सारी स्पेस में है कि इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, तो दे बैलेंस आउट, ठीक है ना। लेकिन इससे थोड़ा सा भी परे हो गया तो इट विल लीव, और इससे थोड़ा सा भी नीचे हो गया तो इट विल फॉल। अब कितने चॉइसेस हैं कि वो, मतलब एग्जैक्ट सर्कल हो। अब एग्जैक्ट सर्कल जो है ना, दिस इज समवेयर हियर, एग्जैक्ट आप कहने के सर्कल में होता तो सर्कल इज समवेयर हियर, ठीक, समझ गए आप बात? लेकिन इस सर्कल से थोड़ा सा नीचे भी जो इलिप्स ऐसी भी बनती है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें बैलेंस हो जाता है। तो देन देयर इज अ रेंज, नॉट वेरी एग्जैक्ट पॉइंट के उस पे होता है, समझ रहे? देयर इज अ रेंज बिकॉज़ दैट बॉडी इज स्कैटर्ड। हम उसको पॉइंट के तौर पे कंसीव करते हैं, असल बॉडी तो एक स्कैटर्ड बॉडी है ना, व्हिच हैज अ लॉट ऑफ वेक्टर्स, ईच पॉइंट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर, और वेक्टर तो बैंडविड्थ में। तो ये उस चीज का आंसर है कि यार ये सारे सितारे ऐसे मूव करने हैं, तो ये फिर सर्कल में क्यों नहीं मूव करते? क्योंकि सर्कल की पॉसिबिलिटी इज वन लाइन आउट ऑफ दोस बिलियंस ऑफ लाइंस।
क्योंकि देखो ना 1 मिलीमीटर में कितनी जगह पे लाइन आप लगा सकते हैं, ट्रिलियंस। ठीक, तो अब सोचे कि इन काइंड ऑफ फर्स्ट करो 10,000 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा प्लेनेट है, तो उस हर जगह पे पॉसिबिलिटी थी कि इधर हो जाता, इधर हो जाता, इधर हो जाता, इधर हो जाता, इधर हो जाता। तो इसका जवाब साइंस ने नहीं निकाला, इसका जवाब मैथ ने निकाला है, प्रोबेबिलिटी ने। The probability of having that one particular line was a circle. One particular curve is circle. All other billions of curves, उससे 1 मिलीमीटर आगे, उससे 1 मिलीमीटर आगे, इससे 1 मिलीमीटर आगे, are not circles, they are ellipses. So it could have followed any one ellipse, जिस पे एक दफा आ गया बस आ गया, unless कि उसकी मास थोड़ी सी कम या ज्यादा हो जाए, मीटियोर उस पे फॉल करे। जैसे हमारी अर्थ के ऊपर तकरीबन 90 टन एक साल के तो हमें मीटियर डस्ट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी तकरीबन इन अबाउट 80 ईयर्स 1 सेकंड स्लो हो जाती है। ठीक है, और हो सकता है जिस तरह सूरज है तो सूरज की मास भ्रश ज्यादा हो रही है, तो जाहिर है उसकी जो मोशन है वो सारी उसकी वजह से तेज हो जाएगी। तो ये चीजें तो बड़ी डायनामिक है। लेकिन अगर keeping everything constant, there is one line which is circle, all other lines are ellipses. तो सर्कल की पॉसिबिलिटी कितनी है होने की? 1 in billionth. ठीक है, तो it is just that probability of being a circle is very very low, वरना सर्कल हो सकता है, लेकिन हमने कोई भी सर्कल अभी ऑब्जर्व नहीं किया। समझ आ रही है आपको बात? अपनी अलग है और सूरज की अलग है, एक पूरी नो 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 ऐसे ऐसे ऐसे। गुड क्वेश्चन। ये बात समझ आ गई कि why stars don't move in a circle, क्योंकि सर्कल इज आल्सो अ काइंड ऑफ इलिप्स। सर्कल इलिप्स की फैमिली की है, इलिप्स सर्कल फैमिली की नहीं है। तो लिहाजा इलिप्स जो होती है ना, ये इलिप्स इट इज आल्सो अ सर्कल, सॉरी सर्कल इज आल्सो इलिप्स। हाँ, इलिप्स को मैं इतना कर दूं कि इसकी ये ब्रेड्थ और विड्थ बराबर हो जाए तो उस इलिप्स को सर्कल कहते हैं। तो ब्रॉडर कैटेगरी इज इलिप्स, सर्कल इज वन ऑफ द। तो इस इनकी जो रेशियो है ना, इसको एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी है। तो सारे ही एक्सेंट्रिक हैं, यानी कि इलिप्टिकल नजर आते हैं, मतलब सर्कल भी इलिप्स ही है। लेकिन इस तरह 1 by 1 वाली क्यों नहीं है, यानी कि सर्कल क्यों नहीं है, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है, मैथमेटिक्स के पास है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझा? ये थोड़ा सा कि आप छोटे बच्चों के लिए है कि इट इज जस्ट imperfections, क्योंकि it could have been there and could have been little farther also. These are some imperfections that the nature allows. ठीक है ना, वो एक परफेक्ट लाइन नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी एक पॉइंट तो नहीं है ना, उसकी बॉडी इज स्कैटर्ड ओवर 10,000 किलोमीटर्स, और उसकी बॉडी इज स्कैटर्ड ऑन मिलियन किलोमीटर्स। तो इट्स अ रेंज वेयर दे अलाउ फलाना, तो उस रेंज में इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अच्छा, मैं अब आपको इंटरेस्टिंग, वो जो आपका सवाल था, मैं आपका सवाल ये है कि ये एक जमीन है और ये एक बॉल है, और वो बॉल भी छोटा सा है, पिंग पोंग वाला। तो हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट यानी कि मोटा है और रफ है कि ये बॉल जमीन पे गिरा है। ऑफ कोर्स नजर यही आ रहा है, नो, बॉल भी इधर आता है, ये भी इधर आती है, इन एवरी मोशन। लेकिन बॉल आता है ढेर सारा चल के, बिकॉज ओवरऑल फोर्स जो इस पे है, दोनों की कॉमन इफेक्ट, इसने भी उसको खींचा हुआ, उसने भी इसको खींचा हुआ, तो इट्स अ कॉमन इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन ये जो अर्थ है ना, अर्थ भी इसकी वजह से जो मूव हुई है, वो आप समझें कि इट इज 1 zillionth पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर हुई है। हाँ हाँ, दोनों पे, हर साइड पे, हर साइड पे मैस की ग्रेविटी, किसी भी मैस की ग्रेविटी, एनीथिंग व्हिच इज द मैस ऑफ ग्रेविटी। स्पेस में जो चीज ग्रेविटी की तरह बिहेव कर रही है, उसी हुई तो हमें समझ नहीं आ रही है, जिसको हम डार्क मैटर कह रहे हैं। स्पेस की वो जो चीजें इतनी तेज चल रही हैं, तो खींच रही हैं, तो वो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन स्पेस इज 4 times weightier than mass। वैसे होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो हम कह रहे हैं कि कहीं होगी, हो तो कल को निकलने किसी की है। समझा रहे थे कि that is trying to like go away and then the gravity is pushing it.
फोर्सेस मतलब अलग जा रही, वो बाहर वाली फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रही। नहीं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कांटेक्ट के बाद अर्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा, इंटेंसिटी का नहीं हर वक्त कर रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है कि नहीं पे जो अजय गल नहीं कर रहे है सही, लेकिन अब नहीं, सो फॉर नॉट, इसमें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वो आखिरी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क के नहीं। अच्छा चले, इसका शायद आपको इससे ज्यादा समझ आ जाए क्योंकि हम इस पे वी आर डिवेलिंग टू मच। एक मसलन एक जो अदरवाइज मिसकंसेप्शन है वो ये है कि शायद इससे समझ आए। अब ये है हमारा मून और ये है हमारी अर्थ, ठीक। आपका सवाल में इसमें काफी सारी रेलेवेंस है। मून और अर्थ ये दोनों मूव कर रहे हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। अब अर्थ मूविंग अराउंड द सन लाइक दिस, इट्स एस्ट्रोनॉमिकली इट्स अ टोटल रॉन्ग पिक्चर। हाँ, पिक्चर ये है कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों they are so closely tied up with the gravity कि they behave like a one body, right? और इस वन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा नीचे है। यानी कि मैं अगर बनाऊं, ये मून है, बकरा बनाऊं, और ये अर्थ है, तो इधर इसका सेंटर ऑफ मास है इस सारे का। यानी इसको बैलेंस करके ऐसे रखना हो ना, तो इसको कहते हैं कि इनका बैरी सेंटर। तो जब भी मैं एक चीज ऐसे ऐसे करता हूं तो ऐसे जाती है इलिप्स में, ठीक। तो इसका सेंटर ऐसे जा रहा होता है। एक्चुअली इस बॉडी का सेंटर, जो सेंटर ऑफ मास जा रहा होता है, और ये बाई चांस क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो मुझे लगता है कैसे, जब वो सिमेट्रिकल नहीं हो, मिसाल के तौर पे दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, फ्रॉम दिस साइड इज हैवियर एंड दिस साइड एन अनसिमेट्रिक डंबल, तो ये जब मैं ऐसे फेंकता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो टेढ़ा मेढ़ा करके जाता है, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा कर। नो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तो वो उसी पाथ को फॉलो करता है कि बॉडी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। बॉडी जितनी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी जाए, the overall effect of those net vectors, lot of forces, then combining एक फोर्स बन गई ना, तो वो एक फोर्स तो इसी डॉट पे अमल कर रही होती है। तो लिहाजा ऐसे जाएगा भी नहीं, तो ये एक तरफ से लंबा एक तरफ से फलाना, और हमें लगेगा कि ये गुड़ुम 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 जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसे जा रहा होगा। इसका सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई भी डंपल एक बना लें या छोटी सी ऐसी चीज जो एक तरफ से बड़ी एक छोटी, गुर्र करके ऐसे करें और उसकी पिक्चर ले लें, वीडियो बना लेना कर, और जस्ट वॉच दैट वीडियो, यू विल फाइंड इट। आजकल तो ऐसे कैमरे हैं ना, हमारे अपने कैमरे से भी करें ना, तो उसको स्टैटिक करके देखें तो आपको पता चलेगा उसका वो पाथ जो है, जो उसका सेंटर ऑफ मास है, इट विल फॉलो एग्जैक्ट, जबकि ये पाथ तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इसमें जो एग्जैक्ट पाथ फॉलो कर रहा है ना, वो ये है, कौन सा? द सेंटर ऑफ द मास फॉलोज दैट, नॉट द अर्थ। तो अर्थ आपको छोटे अगले लम्हे में अर्थ इधर नजर आएगी और मून इधर खड़ा होगा। तो नहीं, हम मोर लाइक इलिप्स हम करते हैं ड्रॉ, लेकिन अर्थ की अपनी मोशन उसमें ऐसे ऐसे है। आर यू गेटिंग? कि अर्थ ऐसे जाएगी क्योंकि डंपल का भारी हिस्सा है, और फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, क्योंकि जो सेंटर जिसने कांस्टेंट रहना है वो ये है, वो ये है। दिस सेंटर इज फॉलोइंग द पाथ, नॉट द अर्थ सेंटर, द बैरी सेंटर ऑफ बोथ, ठीक। अब इसकी वजह से अब मून इधर आ गया। अगर आप जाएंगे थोड़ी देर के बाद तो आप देखेंगे कि ये इधर खड़ा हुआ है, ठीक। अर्थ का सेंटर कभी भी इसके ऊपर गुजरता होगा, लेकिन डज नॉट रिमेन काइंड ऑफ दिस। अब क्योंकि मून और अर्थ का रेशियो तकरीबन काइंड ऑफ 1:88 का है, तो मून को ये ऐसे गोल घूमने भी नहीं देती, ठीक है ना, मून को ये घूमने भी नहीं देती। लेकिन ऑफ कोर्स मून का जो पार्ट मेरे सामने है, ये मून का फेसिंग द अर्थ, यही पार्ट हमारे सामने रहता है, इधर भी यही पार्ट ही सामने रहता है, लेकिन इधर फिर चले जाएगा लेट्स से, तो फिर भी यही पार्ट सामने रहेगा, और इधर आएगा तो सॉरी ये गलत बना, ऐसे फिर भी यही पार्ट सामने रहेगा। लेकिन बहरहाल हवा में दूर बैठ के देखे तो उसकी ओरिएंटेशन तो चेंज हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, क्योंकि दिस फेसिंग पार्ट वाज हियर, देन द फेसिंग पार्ट वाज हियर, देन द फेसिंग पार्ट वाज हियर, ठीक। तो मून ने अपना पूरा, जितनी देर में मंथ पूरा करना होता है ना हमारा,
वो मून के हिसाब से मंथ नहीं, मून का तो ईयर है। ईयर किसको कहते हैं? ईयर की डेफिनेशन है कि मैं अपनी अम्मी के गिर्द कितनी देर में चक्कर लगाता हूँ। तो मून की अम्मी कौन है? अर्थ। तो मून एक मंथ में जो चक्कर लगाता है, तो ये मून का क्या है? ईयर। यस। और डे किसको कहते हैं? कि मैं अपने एक्सिस के गिर्द कितनी देर चक्कर लगाता हूँ, लेकिन मेरी ये जो ओरिएंटेशन है स्पिन, वो कितनी देर में पूरी होती है, उसकी डेफिनेशन है डे। समझ आ गई ना? देखो ना, अर्थ है तो अर्थ अपनी अम्मी के गिर्द कितनी देर में चक्कर लगाती है, इज ईयर। ये ईयर की डेफिनेशन है। अदरवाइज तो सूरज अपनी फैमिली लेके गैलेक्सी में भी तो चक्कर लगा रहा है, उसको कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। और सूरज ने अभी 19 एक साल ही पूरे किए अपने। सूरज इज वेरी कौन? मून हैज अ डे। लेकिन इधर खड़ा है, फर्ज करें ये पार्ट ये वाला है इसका स्टैम्प वाला, तो ये ऐसे होते हुए ऊपर तो गया है ना, फिर ऐसे होते ऊपर गया है, फिर ऐसे होते ऊपर गया है। हालांकि मेरे साथ ये लॉक्ड है, लेकिन फिर भी उसने, तो इसका मंथ, एक मंथ हमारे मंथ के साथ सिंक हुआ है, लेकिन इसका 1 ईयर और 1 डे बराबर है। समझ आ गई बात आपको? अब मून्स 1 डे एंड मून्स 1 ईयर, सॉरी दे दें, हाँ दे दें, हाँ क्या सॉरी नहीं कोई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मून्स 1 डे एंड मून्स 1 ईयर आर इक्वल। बच्चे के लिए सवाल ये है कि why do we always see the same side of moon? अगर ये घूम रहा है तो मैं दूसरी साइड क्यों नहीं देखता? किसी ने भी नहीं देखी। सारे कहते हैं पीपल पार्टी कहते हैं भुट्टो ये शुरू तो, और सऊदी अरब कहते हैं फैसल, क्या फैसल है, गोलड़े वाले कहते हैं मेरे लिशा है, लेकिन दूसरी साइड क्यों नहीं नजर आती? ग्रेविटेशनल लॉकिंग। उस हिसाब से आपकी जितनी भी मॉडल्स है ना बने हुए, वो गलत हैं। मतलब वो ये चीज अक्सर मिस कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज आपके ज़हन में हो तो आप जब लिखेंगे ना जो ही मून अर्थ बैरी सेंटर, तो अब आपको बच्चे को एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि ये तो इट्स अ मून अर्थ सिस्टम। इट्स नॉट मून वखरा जा रहे हैं, अर्थ वखरा जा रहे हैं तो फर्क की कोई नहीं पैदा। नो, इट्स नॉट, इट्स अ लॉक सिस्टम। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉकिंग। अब ये भी ग्रेविटी का ही एक असर है कि उसने हमें लॉक करके उसका रखा हुआ है। मून अर्थ बैरी सिस्टम। तो जो अर्थ की स्पिनिंग है वो उसके अपने आयरन कोर की वजह से। ये देख रहे हैं अर्थ मून का जो कॉमन सेंटर है वो किधर है? तो टेक्निकली अगर आप ये कहें ना कि डज द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ हैज एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, तो बात गलत है। नो, इट्स नॉट। इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन इज नॉट सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज द कॉमन सेंटर ऑफ द टू, द बैरी सेंटर। क्योंकि अर्थ का सेंटर तो ऐसे ऐसे जा रहा है। आर यू गेटिंग? हम क्योंकि अधूरा पढ़ाते हैं ना, हम डबल क्लिक करते ही नहीं है। सन की मोशन तो बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही मजेदार है इन देयर ओन सन्स के अपने साल में। अगर सन की मोशन देखेंगे ना, तो सन्स मोशन इन गैलेक्टिक प्लेन, ऑन लिखना था या इन लिखना था, ठीक कर लेगा। ये देखिए आपने, सन तो एक डांस कर रहा है, जा रहे है लेकिन, हाँ या ऐसे ऐसे जा रहा है। अब ये आप सीधा सीधा एक तो ख्याल था ना, होना चाहिए था विश लिस्ट लेकिन ये जा नहीं रहा, जितनी सादा से समझी हुई है ना तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जिस चीज के, दैट्स हाउ द सन मूव्स, इमेजिन। गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड, इन दी अम्मी गैलेक्सी द सेंटर है। अब अगर ओके,
ये समझ आ गया, ये सन इज काइंड ऑफ, सन का अपना उम्र, जाहिर सन के अपने सालों में ये की जा सकती है, तो सन के अपने सालों में सन की उम्र कोई 18-19 साल ही है। हाँ हाँ, वन वर्ड आंसर इज इम्परफेक्शंस। अदर नहीं, मतलब इम्परफेक्शंस का मतलब ये है कि समहाउ जब ये बना और धमाका हुआ तो इट वाज, अब अगर ऐसी प्लेट है ना, उस प्लेट का भी अपना जो सारा वजन और ग्रेविटी है वो उस इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर ही रहती है और फिर सेंटर में रहती है काइंड ऑफ। तो ये उसकी वजह से इसे जो भी एक पुश मिली, एक दफा ऊपर चला गया, अब फिर वो प्लेट उससे नीचे खींच लेती है, और फिर ये नीचे जाता है तो रुकता तो नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, और फिर वो उसको ब्रेक लगा लेती है, फिर ऊपर करती है। तो कॉन्स्टेंटली ये अपने इनर्शिया को फॉलो करता है और वो ग्रेविटी उसे फिर ऊपर लेके आती है, नहीं प्लेट के अंदर ही आओ, फिर आगे चला जाता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं ना लगती, क्योंकि अगर ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं, तो फिर उसे ब्रेक लगाता रहता है। ग्रेविटी इज, लेकिन वन टाइम इट वाज समहाउ, वो फोर्स उस वक्त के बिलियंस ऑफ इवेंट में वो इसको किसी ने ऐसे पुश किया, एक दफा पुश कर देता है किसी ने, या तो ज्यादा कर देता तो निकल जाता, ज्यादा नहीं किया ना। तो इसका ये जो एक है ना, ये तकरीबन कोई 60 मिलियन साल लगते हैं। इतने कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है कि टकराज अगेंस्ट नथिंग। कोई रेजिस्टिंग फोर्सेस नहीं है, वो उधर जाने के मैंने बताया तो है कि वो एक जगह जो आप कह रहे हैं जो उसके जीएस ग्रेविटी के वो कौन सी फोर्स? हाँ अच्छा, इनर्शिया, प्लेन इनर्शिया, क्योंकि एक ऐसे था कि एक चीज इधर जा रही थी, जो इधर के पटाखे से, तो वो चीज इधर ही गई है ना, ठीक है ना, वो असल में जुड़ा नहीं है। अब वहां जाते हुए कुछ चीजें क्लम्प हो गई एंड बिकॉज एंड द ग्रेविटी ओवरपावर्ड देम, लेकिन अभी भी चीजें तो जा रही हैं। हम कह सकते हैं वही वाली फोर्स है बिग बैंग की थ्रू आई थी नहीं, हाँ, जहां पे भी उस नेबुला में वो अब वहां जाते हुए अभी ये क्लम्प हो गया, लेकिन अभी तक मटेरियल जा रहा है, और ट्रैफिक जाती हुई ट्रैफिक में से अभी भी कुछ इसमें गिर जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ गिरेंगे नहीं एग्जैक्टली इसके अंदर, यानी कि जो गिरने से भी बच गया और जाने से भी बच गया वो उसका हिस्सा बन गया, सिंपल सी बात है। तो यानी इट वाज थिंग्स ब्लोइंग आउट एंड वो दे स्टार्टेड क्लम्पिंग। व्हाई? इनर्शिया, उसका नाम अल्लाह न्यूटन ने इनर्शिया रखा, क्योंकि ये तो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है ना, मैस की प्रॉपर्टी है। हाँ यस, हाँ, तो लिहाजा हमने उसको उस प्रॉपर्टी को कहा हुआ इनर्शिया। तो वो पीछे से जब पुश हुआ है अपने उस ब्लास्ट में, हाँ, बिग बैंग के बाद भी हर वक्त जो नेबुला फट रहे हैं उसमें कायनातें तो बन रही है ना, सोलर सिस्टम तो बन रहे हैं, नेबुला के अंदर कई सोलर सिस्टम बन रहे हैं। तो लिहाजा वो उस जब ग्लुश वो होता है तो नेबुला के उसमें ब्लास्ट में तो ढेर सारा मैटर आता है। अब वो मैटर जब ऐसे एक फ्लो हो रहा है आउटवर्ड, तो वो मैटर अपनी ग्रेविटी की वजह से क्लम्प हो जाता है, लेकिन अभी ढेर सारा बाहर फिर रहा है। तो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन उस हिसाब से देखें ना, तो इस तरह से है कि आपका ये सन है, बहुत बड़ा है, ऑफ कोर्स नथिंग कैन बी ड्रॉन टू द स्केल। आपको बता दिए कि सोलर सिस्टम अदरवाइज ड्रॉ करना हो, इफ यू हैव दिस मार्बल सोलर सिस्टम 14 किलोमीटर में ड्रॉ होगा, लेकिन उसका ऊट क्लाउड उससे 50,000 टाइम्स दूर है, 50,000 टाइम्स देन योर प्लैनेट। प्लैनेट सिर्फ 14 किलोमीटर में ड्रॉ होते हैं, लेकिन उसका जो, अच्छा अब देखें ना, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे हुए हो रहे हैं। तो सन एक पहले उसी प्रोसेस में सन बना है, तो कुछ चीजों ने क्लम्प करना शुरू कर दिया और अभी भी यहाँ पे मटेरियल जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ चीजों ने क्लम्प करना शुरू कर दिया, इधर भी मटेरियल जा रहा है। अब ये जो चीजें इधर जा रही हैं उस वक्त एक्सपैंड हो के, फर्ज करें इसकी ओरिजिन इधर है कहीं, इनमें से जो चीजें नजदीक से गुजरेंगी और इतनी नजदीक आ जाएंगी कि इसके अंदर गिर जाएंगी। तो इस तरह ये इसका एक्यूमुलेशन, इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, इसका नाम रखा हुआ हमने, कि वो इस तरह एक्रीशन होती रहती है। अब कितना बड़ा बनेगा ये डिपेंड करता है कि उसको मटेरियल कितना मिला, उस वक्त आले दुआले मटेरियल कितना था। तो अब कुछ को फिर ये खींच लेगा, कुछ को ये खींच लेगा, खींचेंगे ना मुख्तलिफ, ठीक है ना, क्योंकि एक अब लेकिन दरमियान में ऐसा भी होगा कि ढेर सारे ऐसे बने होंगे कि जो ना इधर खींचे ना इधर खींचे, ऐसा भी होगा ना स्टेज। लेकिन सूरज ने बहरहाल उन दोनों उनको भी खींचा हुआ है, जिनको सूरज ने नहीं खींचा वो तो इसका हिस्सा ही अभी नजर नहीं आ रहा। तो
इसीलिए सोलर से अच्छा है, कम टाइम पे कर लें तो जो इसकी बेल्ट्स है ना, सोलर सिस्टम की बेल्ट्स, वो एक दफा पढ़नी चाहिए। उस सोलर सिस्टम की बेल्ट उसी प्रोसेस में वो मटेरियल है जो किसी एक प्लेनेट में नहीं गिर सका। सूरज के मदार में तो फंस गया, लेकिन किसी प्लेनेट ने उसे नहीं खींच सका क्योंकि वो इतने थोड़े से डिस्टेंस ज्यादा था उसका, और इधर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस कम था कि अंदर वाले में भी नहीं गिरा, बाहर वाले में भी नहीं गिरा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेब्रीज फॉलोइंग, और मैं उसका मसलन 3 बेल्ट है सोलर सिस्टम, और तीनों इसी वजह से ही हैं सोलर सिस्टम बेल्ट्स। इमेजेस में से कोई अच्छी इमेज देख लेते हैं। में से मुझे कोई पसंद तो नहीं आ रही। नहीं। असल में एस्ट्रोनॉमी में कुछ चीज ड्रॉ करना कोई सौखा भी नहीं है। चले, मुझे अभी रीजनेबल थोड़ी सी ये लग रही है। अगर एक चीज की 2 चीजों की ग्रेविटी इक्वल हो तो वो हवा में रहेगी चीज ऊपर नीचे से दरमियान में फंस जाए तो। जैसे हम मून की बात करते हैं, अगर हम ये अज्यूम करें कि दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है, and that's why it's sticking together. बिल्कुल नहीं each other go away क्योंकि वो दोनों इक्वली एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। नहीं तो वो मैंने वही कह के वो वहां से गुजरते हुए उसने उसको बेंड किया। अब थोड़ा सा ज्यादा बेंड करता तो उसने आके अंदर गिर जाना था, थोड़ा सा कम बेंड करता। जब फोर्स लगी है तो दोनों की लगी अभी ला के। इसीलिए फार्मूला आप देखते हैं ना फोर्स का, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो है mass 1 into mass 2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों की मास मिलके वो फोर्स क्रिएट करती है। अभी हम उसी की बात ही कर रहे हैं, करने वाले हैं एनालिस्ट। तो अब ये आपको बस समझिए ये क्यों दरमियान में फिर रहा है। ये फिर रहा है कि ये इस पे भी नहीं गिर सका, ठीक है, और ये जरा इन्होंने ब्लोन आउट करके ज्यादा ही बना दिया, तो लेकिन इस पे भी नहीं गिर सका, तो देयर इज ह्यूज लॉट ऑफ, तो वो पूरे, लेकिन इससे थोड़ा सा भी बाहर होगा, ये सारी स्पेस है क्योंकि वो सारी इसमें गिर चुकी है जिसने गिरना था, ठीक है ना। तो एक डिस्क्रीट बेल्ट सोलर सिस्टम में 3 है, एस्टेरॉयड बेल्ट, कीपर बेल्ट, और फिर जो एंड पे है ऊट क्लाउड। तो मैं ऊट क्लाउड भी जरा ऐसे बना दूं, फिर वो ऊट क्लाउड असल में स्केल में नहीं आता बनाने में, तो लेकिन वैसे कहने को क्या है, ऊट क्लाउड कहीं ना कहीं इन्होंने बनाया ही होगा। तो अच्छा, इन्होंने कोई बहुत ज्यादा ऊट क्लाउड पे मेहनत नहीं की, ठीक है। तो अब ये बेल्ट की फॉर्मेशन, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो उसका जवाब ये है, आपने ये पूछा है ना कि बाकी ग्रेविटी डिस्टर्ब करती है उसको, क्यों नहीं करती। हाँ, उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो उसका जवाब जो है ना, उसका सॉरी, आप लिखें मिलेंकोविच साइकिल्स। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है दौलतशाह के चूहे पैदा करने के लिए। दुनिया का मैंने किसी सिस्टम में नहीं देखा कि ये पढ़ाए बगैर भी सिस्टम गुजर जाता हो और बात भी समझ आ जाती हो। These are essential things, considered essential. View original. जी सर, अच्छा मैं इसको सर ओके, ये देख रहे हैं अर्थ जो है, सॉरी ये क्या, हाँ, अर्थ अपना ये जो साइकिल है
वो भी चेंज कर रही है, अर्थ अपनी टिल्ट भी चेंज कर रही है, और अर्थ अपना ये जो पोलैरिस है ये भी चेंज कर रही है, और एवरीथिंग। किसी का साइकिल 20,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 100,000 है। ये एग्जैक्टली उस वजह से हो रहा है जो आप कह रहे हैं, दैट इज दिस। वो ये वजह है कि अब आप इधर खड़े हुए हैं और ये प्लेनेट है और ये प्लेनेट है, और इधर जुपिटर और वो प्लेनेट भी तो खड़े हैं ना, ठीक, तो दूर दूर हैं। अब जब जुपिटर इधर आपके सामने आएगा और इधर से उसने गुजरना है, तो उसकी जो ये ट्रेजेक्टरी जिस साल में होगी, उस साल में इट विल पुश यू बैक, समझेगा? तो इट इज एक्चुअली, आपको बताया ना कि 90% ऑफ द रेस्ट ऑफ द 99% तो सन के पास है, बाकी जो 1% है, इस 1% की 99% तो जुपिटर और सैटर्न के पास है। तो ये वहां से गुजरेंगे, तो इसको अगर चांद हमें इफेक्ट कर सकता है विच इज जस्ट 180, तो ये नहीं इफेक्ट करेंगे। तो इनका जब वो साइकिल आता है, अब ये साइकिल एलसीएम के हिसाब से आता है, व्हेन द कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट, सारे चांद ग्रहण वगैरह एलसीएम के हिसाब से बनते हैं। कि मेरा साइकिल लगता है 3 पे, उसका 5 पे, तो जाहिर है जो कंबाइन कब करेंगे, 15 पे। It's the gears, ratios, and that's a very interesting use of LCM, and that's what we use. स्विट्जरलैंड वाले अपनी घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। असित की घड़ियां बढ़ाई कभी नहीं, उन्होंने तो सुनारा, PhD सुनारा 6 महीने में बनाता है। तो इट्स ऑल गियर रेशियोज आर एक्चुअली यूज ऑफ LCM की कितने के बाद 60 50। अब समझिए आप बात, ये इस LCM को अल्लाह ताला ने नेचर में भी बहुत यूज किया हुआ है। नेचर में जितनी भी स्पीशीज है ना, और स्पीशीज का जो ये स्पीशी इसको ये खाती है, इसको ये खाती है, इसको ये खाती है, इसको ये खाती है, इसको ये खाती है ना। अब इनकी ग्रोथ और पॉपुलेशन के पैटर्न आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय कि वो स्पीशी जवान हो जाएगी तो ये भी जवान होगी तो उसको खाएगी। उन्हें कच्चे पक्के ने तो नहीं खाना, कच्चे पक्के ने खा गई फिर तो वो मतलब सारा। तो स्पीशीज के, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के जो लाइफ साइकिल्स हैं, ये प्राइम नंबर्स पे। हाँ, अब प्राइम नंबर पे होने की वजह से, अब देखे ना, अगर 2 4 6 है तो ये बहुत जल्दी मैच कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो शेर भी जवान है और साथ वो बिल्ली भी, गिदड़ भी जवान है, तो वो जवान तो उस जवान को खा ही जाएगा, फिर अगली नस्ल ने क्यों पैदा होना है, ताकि इनके साइकिल की सिंकिंग काफी देर बाद हो। अगर वो प्राइम नंबर पे होगा तो सिंकिंग विल बी इन काइंड ऑफ मैथमेटिकली, अगर वो 3 होगा और अगला 7 होगा तो 21 साल के बाद सिंक करेंगे, और अगर 2 होगा तो 6 होगा, तो वो तो बहुत ही जल्दी सिंक कर जाएंगे और बार बार सिंक करेंगे। तो द पॉपुलेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कोई नहीं गल समझ आई। तो प्राइम नंबर नेचर में, प्राइम नंबर ने इंसान, जिस नंबर ने इंसान को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हुआ है वो प्राइम नंबर है। सारे मैथमेटिशियन किसी को नंबर में, नंबर की जो कहते हैं ना प्राइम, उसका नाम क्यों रखा हुआ है सारे मिनिस्टर ने, लेकिन एक लोहार जो है वो प्राइम में, क्योंकि बहुत ही अहम है, ठीक। तो नंबर में भी इसी तरह प्राइम है। तो ये समझ के बाद इन्होंने ये काम किया हुआ है। इन तीनों का जवाब यही है कि देयर ग्रेविटीज आर पुशिंग इट, एंड नीचे से गुजरते हैं तो रंग चंगा भला उसे हिला देते हैं, लेकिन वो हिलाते भी तो एक रिदम में है ना। इट्स द डायनामिक सिस्टम। हमें जिस तरह पढ़ाया जाता है वो इस तरह के बकरे खड़े ना, बाकी इन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, बाकी इन्होंने से दूर दूर भेज देता है और ऐसे हाँ, अब सादा अपना राज, तो ऐसा नहीं है, ठीक। इससे फिर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नजर आती है वो ये है, वो मैं अभी आपको इधर दिखाना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ सिमेट्री ब्रेकिंग। सिमेट्री ब्रेकिंग तो मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, सोलर सिस्टम और अर्थ में ठहरा। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है ना, विच यू शुड नॉट मिस। अच्छा, ये कीपर बेल्ट हमने फाइंड कैसे किया? एक बंदा बैठा, उसने कहा कि यार ये डिस्टेंसेस हैं मरकरी के, वीनस के, अर्थ के, मार्स के। अभी सादा मैथ है। उसने कहा वो ये दरमियान में ये मिसिंग है, इधर कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे मैंने निशान लगाया। तो उसने कहा कुछ तार होना तो चाहिए था, वैसे विश लिस्ट के तौर पे, ठीक है ना। ये डॉक्टर साहब ने कहा ना विश लिस्ट में यार ऐसा होना चाहिए था ताकि सादा सादा होता। उसकी विश लिस्ट ये थी कि
अब हम एस्ट्रोनॉमी में जनरली हम छोटे स्केल पे जो मेजरमेंट लेते हैं वो 1 AU लेते हैं। हमारा और सन का जो डिस्टेंस है वो हमने अपने हिसाब से लिया हुआ है। ठीक है, ये जो distance है सर, हाँ, ये चेंज होता रहता है। कितने जितना हमने अभी तो कहा है कि ना तो ये एक चीज ना, वो इलिप्स खुद भी एक इतनी नहीं रहने देती, और फिर ओवर 100,000 को वैसे भी चेंज नहीं रहता, तो हमने एक अप्रोक्सीमेट सा एक ईयर लिया हुआ है। 150 मिलियन हम लेते हैं, लेकिन वो एक बहुत कोई सी अप्रोक्सीमेशन ही है ना, हम सारी अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं। अच्छा, एक मेरा छोटा सा सवाल है, शायद हाँ, हाँ। related ना हो। अच्छा, जहाँ पे जितनी ग्रेविटी होगी वहाँ पे टाइम नहीं चलती। हाँ ऐसी हाँ, ये ठीक। तो ये देख रहे हैं आप कि वहां पे कुछ नहीं था, तो उसने कहा कि यहाँ कुछ होना चाहिए उस पैटर्न के मुताबिक। 50 years later they discovered कि वहां पे वो एस्टेरॉयड बेल्ट था। अब जब वो बेल्ट बिहेव तो ग्रेविटी की तरह कर रहा है ना, कायनात इतनी जबरदस्त पैटर्न है। इसी तरह आप बच्चे को ये एक प्रोजेक्ट है ना कि डिस्कवर कैसे हुए, ज्यादातर तो हमारी अपनी फैमिली के प्लैनेट जो डिस्कवर हुए वो रेट्रोग्रेड मोशन से हुए, और काफी सारे फिर सादा मैथमेटिक्स के पैटर्न से हुए। और एक दिन एक साइंसदान ने कहा कि प्लूटो कैसे डिस्कवर हुआ, उसने कहा कि यार ये वहां जाके गुर्र डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, तो अगर ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर इधर कुछ होना चाहिए। ओ तो उधर रात को देखा तो था, तो लिखा हुआ है कि प्लूटो वाज डिस्कवर्ड बाय लावेलियर्स पेन। देखा कि यार ऐसे ऐसे फिर उत्ते कुछ है होनी चाहिए ना एडी को कि जेडी ਉਹਨੂੰ इतना एक तंग करती है, सादा न्यूटन के फार्मूले शाम ਨੂੰ रात में देखा तो है सी एंड इट वाज फाउंड। तो बट मोस्ट ऑफ देम वर बाय रिट्रोग्रेड मोशन। तो ये एक बात इंटरेस्टिंग थी। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये हमने बात कर ली, अब इनके साइकिल देखें 26,000, 41,000, 100,000, और क्योंकि वो उनका वो कॉमन मल्टीपल वहां पे बनता जाके, समझ आ गई ना बात आपको। और इसी तरह 40,000 साल के बाद नॉर्थ साउथ में चेंज हो जाता है, साउथ नॉर्थ में चेंज होता है, नीचे जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को चेंज करने का बायस बनती हैं, वो अंदर वाले लोहे की कन्वेक्शनल करंट्स हैं। कन्वेक्शन होता है ना, हीट फ्लोज थ्रू, गर्मी आती है मुझे फोटोन के जरिए, ठीक है, या वेव्स के जरिए। गर्मी इस तरह भी आती है कि वो गर्म हवा आ जाए, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो कुछ भी ना आए तो लेकिन दीवारें काफी देर तक गर्म रहती हैं, वो रेडिएशन है। तो हीट के 3 ही तरीके होते हैं, ठीक है ना, या तो मुझे सीधे सीधे वो फोटोन पड़ जाए, यानी एक रेडिएशन है, एक कन्वेक्शन है, और तीसरी हीट के 3 कंडक्शन है। कंडक्शन ये है कि मैं उसके साथ इन कांटेक्ट आ गया हूं ना, तो वो डिस्टर्बेंस को गर्म होते होते वो लोहा मुझे भी, क्योंकि कंडक्टिविटी आपकी लकड़ी की या प्लास्टिक की कम है, इसीलिए वो हद की आप उसकी रखते हैं ना, क्योंकि उधर से तो हीट आ जाती है जैसे आप चाहते हैं। तो लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस व्हिच यू माइट हैव मिस्ड। ये पिक्चर आपने कभी देखी है? वो जो हम बात कर रहे थे ना कि 2 सितारों के दरमियान वो 5 जगहें हैं जहां पे उनकी ग्रेविटी बैलेंस कर जाती है। तो उन 5 जगहों को यूटिलाइज करके एक पाथ बनाया जाए ना, ठीक है ना, तो वो इस किस्म का बनता है। इस पे मूव करें तो विद द जीरो पेट्रोल यू कैन मूव अमंग द प्लैनेट्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, थोड़ा सा नज करने से। और ये इंसान डिस्कवर कर चुका है, इसी वजह से बहुत थोड़े फ्यूल से वो इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस कर लेता है। पहले नहीं कर सकता था क्योंकि ब्रूट फोर्स से आप जाए तो कितना पेट्रोल लेके जाएंगे, क्योंकि एक से निकलेंगे तो दूसरा आपको बुर्र करेगा, फिर निकलने नहीं देगा, फिर वो जो है ना इल्ला बेसुल्तान, फिर तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा ना भाई, फिर जोर ना निकलना है। तो एक दफा आप एक प्लेनेट में एंटर हो गए तो फिर प्लेनेट टू प्लेनेट मूव करना इज वेरी इजी थैंक्स टू द मैथमेटिक्स वी हैव डिस्कवर्ड, एंड इट इज 30 years old। हमारी किताब में मतलब 70 साल बाद इंशाल्लाह ये फिक्र। तो इनको उन पॉइंट्स को ये नोट्स आपको मिलेंगे, इसको कहते हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन, हमने कुछ पढ़े हो ना, रंजाकोता मेथड एंड लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज, इसीलिए उन पॉइंट्स को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। तो लैग्रेंज पॉइंट्स को कनेक्ट करके वो हाईवे बनता है। बट इट्स
इट्स द ह्यूमन इंजेन्युइटी। इसी को यूज करके एक दफा मैं वो आपको शेयर भी कर सकता हूँ, जब पानियों ने एक भेजा था चांद पे, उसने ऊपर से सर्कल ला के आना था, तो रास्ते में खराब हो गया। उन्होंने कहा कि यार मतलब इन्वेस्टमेंट गॉन, जो भी $20 मिलियन लगे होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि चल इसको इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई तजर्बा ही कर लेते हैं। उनके कि यार ये लैग्रेंज वाली थ्योरी और केओस थ्योरी यो क्यों ना यूज कर लें। अब अरे भाई सन कॉस्ट तो आ ही गई है ना, वुड तो गया ही है, तो अब इसके इंजन पे हम अगर वो मैथमेटिक्स क्यों ना यूज कर लें। ठीक, दे यूज्ड इट एंड इट वर्कड, क्योंकि बहुत थोड़ा फ्यूल रह गया था कि वो चक्कर नहीं पूरा कर गया और कुछ लीकेज है फलाना। ना सिर्फ उसने चक्कर को पूरा किया, बट इट केम बैक एंड स्टिल 20% फ्यूल वाज देयर थैंक्स टू द राइट मैथ्स कि कब उसको ट्रिगर करना, पाथ कौन सा मैं फॉलो करूं, यानी उसको स्वीट स्पॉट्स हैं। ये रियल केस स्टोरी है जो मेरे ख्याल मैंने इसमें शामिल की हुई है फ्रॉम अ जापानीज की। ये वो 5 स्वीट पॉइंट्स हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो वो जो हीरो है वो उसका नाम ये है। अब ये एक सिंपल वेक्टर थ्योरी, ठीक है ना, क्योंकि वो एक फील्ड बनता है ना कि ग्रेविटी दिखाई वो इधर फील्ड बनता है, तो वो कहाँ पे आपस में जिसकी इंटरसेक्शन उनकी कहाँ पे होती है कि वो मिनिमल ग्रेविटी। एक ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जाते किस तरह, और इसलिए आप अब वो इंटरस्टेलर देखेंगे या व्हाट दे कॉल द 3 बॉडी प्रॉब्लम देखेंगे, तो वो इन्हीं चीजों से डील कर रहे हैं। फिर हाँ, और फिर हमने जब भी किसी को जाना भी होता है ना, तो मूव करते हैं कि अच्छा यार जब वो उधर पहुंचेगा, मरकरी उधर होगा, तो मैं वो ऑस्ट्रेलिया उधर है तो उधर से फायर करूं कि जब ये उधर जाए तो मरकरी उधर से जाए, तो फिर मैं इसे थ्रो करता हूं, ये मरकरी में गिरना शुरू कर दे, फायदा हो जाएगा ना। फिर जब वो आखिर से ये गुजर गया तो फिर दूसरे सितारे में गिरना शुरू कर दे। तो आई एम यूटिलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ अदर प्लैनेट्स कंटिन्यूअसली। इसको कहते हैं द स्लिंग शॉट ऑपरेशंस। और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, प्लैनेटरी फ्लाइट आपकी, यानी हम चाहते तो हैं कि बच्चे बहुत खुश हो और स्पेस के बारे में पढ़े, लेकिन स्पेस सारी इन दो द स्लिंग शॉट ऑपरेशंस, कि हाउ वी यूटिलाइज एंड मिनिमाइज आवर, उनकी टाइमिंग कैसे हम सेट करते हैं कि उस वक्त, और उसके फिर जमीन से फ्लो कैसे होगा। फिर आगे जो आगे 15 प्लैनेट्स हैं वो सारे कुछ कर रहे हैं, तो उनको बेस्ट यूटिलाइज तो लैग्रेंज पॉइंट करेंगे, तो उनको मैं यूटिलाइज करेंगे। और फिर अब इंसान को ये बड़ा ही कंफर्ट हो गई है कि कल को जमीन छोड़नी पड़ गई जिस तरह हमने कर दिया है, तो उत्थे जाके कोई बिजली खर्च नहीं होनी। आई कैन गो प्लैनेट टू प्लैनेट ऑन द स्लिंग शॉट एंड देन गिर जाऊंगा। अब वो हाईवे बन गया ना, हाईवे इंसान ने बना लिया। अब ये पता है कि मरकरी गिरना है, बुश गो टू मरकरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री कि हमने वहां का नेटवर्क पूरा चाइना के 1 रोड 1 बेल्ट की तरह ऑलरेडी डिजाइन कर लिया हुआ है इन लास्ट 25-30 years. क्यों नहीं जा सकते? All our satellites, Hubble telescope are utilizing it. वरना तो उत्थे खड़ा रहना ही बड़ा मुश्किल है। We are already utilizing it. हाँ, of course, livability के लिए, या इसको जो कहते हैं लाइफ की प्री कंडीशंस क्या हैं, अगला हम लेक्चर इससे शुरू करेंगे अबाउट द प्री कंडीशंस ऑफ लाइफ, जिसमें मैग्नेटिज्म के बगैर दुनिया में कहीं लाइफ नहीं हो सकती। वी हैव नॉट कंसीडर्ड द रोल। मैग्नेटिज्म हमें अर्थ लेवल पे प्रोटेक्ट करता है, वरना वी विल बी डन विद द आयनाइजेशन कमिंग फ्रॉम द सोलर फ्लेयर्स। क्या ज्यादा कम्युनिटीज जाके रह सकती हैं? इसकी जो हमारी पॉसिबिलिटीज है ना, मतलब हमारी कैलकुलेशंस में इसको कहते हैं ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक इक्वेशन हम यूज करते हैं कि कितनी जगह पे पॉसिबल लाइफ हो सकती है। आंसर कम्स इन मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस इन आवर गैलेक्सी of life being there। और हमने 2 इंटरेस्टिंग जगह भेजी भी हुई है। एक हमने ये भेजा हुआ है, पॉइनियर के साथ एक फ्लैग भेजा हुआ है कि किसी होर ने पढ़ लिया तो ओनू दसना है। अब ये फ्लैग स्टडी करना बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें इंसान ने सिंबल क्या भेजो, ईच लाइन इज सिग्निफाइंग समथिंग।
ये सन है, मैं तीसरा बंदा हूँ, इधर से निकल के मैं अभी उधर आया हुआ हूँ, वो मेरी पोजीशन है, ये मेरी लैंग्वेज है, ये मैं बाइनरी कोड हूँ, फलाना हूँ, हमारे कद इतने हैं और हमारे कद के दरमियान रेशियो इतनी है, और अगर फिर दुआ सलाम हो तो सन मिलना। इंसान ने दो मैसेज इस तरह भेजे, एक ये और एक ये। इन मैसेज को स्टडी करना इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि इंसान अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए उसने सबसे अहम तरीन चीजें क्या कही कि टू डिफाइन व्हाट एम आई ऑन द अर्थ। इससे फिर मतलब शब्द कोई नहीं आना, उन्हें इतने उन्हें अपनी बाइनरी दसनी है, उन्हें अपना मैटर दसना है, और दसना कि भाई मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनया होया एक है ते तेरा कोई चक्कर लग गए प्लीज। अभी वहां से कोई मैसेज हमें इसका जवाब भी नहीं आया, और वहां का कोई मैसेज हमें इंटरसेप्ट अभी तो नहीं मिला। These SETI programs and these are, but there are chances are many। तो यहाँ पे आज खत्म करते हैं, ठीक है जी। होप एक ना हुआ तो थोड़ा कर लेंगे। हाँ कल है ना, कल हमारा लास्ट डे है, कल हमारा होपफुली काफी सारी चीजें रैप अप हो जाए। हमारा साइंस का फ्रेमवर्क में लाइफ और इन्वायरमेंट रह गया साइंस के फ्रेमवर्क में, और अर्थ में हमने काफी सारी चीजें सोलर सिस्टम की कर ली हैं। तो हाउ ग्रेविटी इज प्लेइंग इट्स पार्ट आपको समझ आ ही गया है कि हाउ इट हेल्प्स एंड हाउ इट्स नॉट। मैग्नेटिज्म हमने नहीं किया, तो कल हम थोड़ा सा मैग्नेटिज्म से शुरू करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म के बगैर लाइफ नहीं चलती। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बगैर कोई भी मैटर आपस में नहीं होता, तो वो भी मैग्नेटिज्म ही है, लेकिन जो ग्रैंड मैग्नेटिज्म है ना, इट प्रोटेक्ट्स अस एज मेनी लेयर्स। द कीवर्ड इज हीलियोस्फीयर। पहले यहाँ से वो आयन आकर रुकते हैं, फिर सन के लेवल पे रुकते हैं, फिर ऊट के लेवल पर। तो magnetism is an uncompromisable condition for life to sustain anywhere. Mars lost its atmosphere because उसका magnetism नहीं था। So your चीजों की gravity will, sorry, even the what they call galaxy will lose its shape if there is no magnetism. So magnetism also playing a huge lot of role at a small. अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बगैर मकसद के नहीं बनाई। ओके जी, वनशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रिकॉर्डिंग तो हमने स्टॉप कर दिया, अदरवाइज